नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। छत्तीसगढ़ की खबरों के हिंदी बुलेटिन हमारे छत्तीसगढ़ में मैं माही आपका स्वागत करती हूँ। विकास खंड लैलूंगा के ग्राम पंचायत आमापाली के आश्रित ग्राम राजा आमा स्थित प्राथमिक शाला की बदहाल व्यवस्था ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ पहली से 5वीं कक्षा तक के कुल 32 छात्र छात्राएं एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन अत्यधिक जर्जर होने के कारण बच्चों की कक्षाएं पृथक्करण में संचालित की जा रही हैं, जिसे ग्रामीण कचरा शेड जैसी स्थिति वाला बता रहे हैं। सबसे चिंताजनक बात यह है कि बच्चों को मध्याह्न भोजन करने के लिए करीब आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चों को प्रतिदिन इतनी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे उनकी सुरक्षा और पढ़ाई दोनों प्रभावित हो रही है। मेरा नाम बुद्धदेव बेहरा है। प्राथमिक शाला राजा आमा का सहायक शिक्षक हूँ। सर, ये स्कूल कब से बंद है और क्यों बंद? स्कूल लगभग 3 साल हो गया बंद है। ये शाला संचालन नहीं कर रहे हैं। ये अति जर्जर हो जाने के कारण इसको बंद कर दिए हैं। अभी बच्चों लोग को आप लोग के द्वारा कहाँ पे बैठाया के पढ़ाई करवाया जा रहा है? अभी बच्चे लोग को बस्ती के बीच में एक पृथक्करण शेड बना हुआ है, जो कि टीन का शेड है। उसी में पढ़ा रहे हैं। एक ही कमरा है उसमें। टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल पहली से 5वीं तक 32 बच्चे हैं और बालवाड़ी में 11 बच्चे हैं। सर, यहाँ पे आप लोग अभी भोजन के लिए बच्चे लोग को लेके आए थे। क्या कारण है कि उतना दूर से, कम से कम आधा से 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ से भोजन कराने यहाँ पे लेके? वहाँ पर खाना बनाने का कोई सुविधा नहीं है। बैठा के बस मुश्किल से शाला संचालन बस कर सकते हैं। वहाँ कोई जगह नहीं है कहीं खाना वाना बनाने का, तो इसीलिए हम स्कूल के जो कमरा है, रसोई घर जो है, उसी में बनवा के खाना खिलाते हैं यहाँ पर। इसीलिए आना पड़ता है उतना दूर से। भवन जर्जर है, इसका शिकायत आपके द्वारा कहाँ दिया गया? इसके द्वारा हम लोग उच्च कार्यालय को दिए, सूचना किए हैं, इसके बारे में जानकारी दिए हैं। क्या लगता है सर, मतलब कि यहाँ स्कूल को छोड़ के आप इतना दूर पढ़ाई करते हैं, किस टाइप से आप लोग को तकलीफ उठानी पड़ती है? तकलीफ तो बहुत होता है। एक कमरा में सब इतना बच्चों को बैठा के उनको पढ़ाने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। आप सरकार से क्या कहें? सरकार से बस यही कहेंगे कि हमारा भवन बन जाए, ताकि हम लोग को छत मिल जाए। खाने की गुणवत्ता को लेकर बात करें तो खाने की गुणवत्ता को किस टाइप से आप देखते हैं? खाना यहाँ पर मेनू आधार पर अच्छा बना रहे हैं। खाना में कोई कमी नहीं है। आप यहाँ पे रोजाना खाना टेस्ट करके देखते हैं? हाँ, रोज मैं टेस्ट करता हूँ। यहाँ मध्याह्न भोजन रोज करता हूँ। तो बच्चों के साथ आप भी भोजन? हाँ, बच्चों के साथ मैं भी करता हूँ। यहाँ अपने विभाग के उच्च अधिकारी कभी जांच के लिए आए? हाँ, पिछले साल 82 लोग आए थे। तो जांच में क्या पाया? जांच में बस वही शाला भवन नहीं था, तो उधर बाहर संचालन कर रहे थे उधर बस, और तो कुछ नहीं। जिले के कोटा क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां रविवार को 3 नए मरीज सामने आए हैं। नए मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। औरापारा और केंदा सहित प्रभावित ग्रामीण इलाकों में पिछले 14 दिनों से लगातार स्वास्थ्य शिविर लगाकर बीमार लोगों की जांच और इलाज किया जा रहा है। कोटा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अब तक कुल 42 मरीजों में मलेरिया की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें से 19 एक्टिव मरीज हैं और वहीं 6 मरीजों का सिम्स अस्पताल में इलाज जारी है। रविवार को 3 नए मरीज मिलने के बाद जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर वीके वैष्णव और कृष्णा कुमारी के नेतृत्व में विशेष टीम ने प्रभावित क्षेत्रों का मोर्चा संभाल लिया है। स्वास्थ्य शिविरों में आने वाले ग्रामीणों की तत्काल रक्त जांच की जा रही है। इसके साथ ही मितानिनों के माध्यम से गांव-गांव में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभी मलेरिया के लिए अभी पेशेंट अब कल 2 ही पेशेंट निकले थे। अभी पूरे ज़िले में जो करीब 37 पेशेंट हैं, अधिक से अधिक ठीक हो गए हैं, जिसमें अभी 16 पेशेंट बचे हुए हैं और 6 पेशेंट सिम्स में भर्ती हैं और 1 गनियारी में, बाकी घर पे इलाज हो रहा है। बाकी घर घर आज भी मेरी टीम कुर्दर गई है और डेली मेरी संडे भी टीम मेरी बाकायदा विजिट कर रही है। ज़िले की भी टीम और गाँव कोटा ब्लॉक में तो कर रहे हैं, सब घर घर सर्वे कर रहे हैं और आरडी किट से जो भी फीवर केस है उनका स्लाइड और आरडी किट से जांच कर रहे हैं।
बिलासपुर दौरे पर पहुंचे भिलाई नगर विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र यादव ने संगठन चुनाव से लेकर प्रदेश की राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था तक कई अहम मुद्दों पर भाजपा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। NSUI और युवा कांग्रेस के चुनाव युवाओं के लिए राजनीति में कदम रखने का सबसे बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं छात्र राजनीति से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि उन्हें कांग्रेस की नहीं, प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। ये एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और कांग्रेस वो लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें सभी को अवसर मिलता है, लोग सदस्यता कराते हैं, अपना पदाधिकारी बनते हैं और अपनी राजनीतिक आने वाले समय की जर्नी स्टार्ट करते हैं। मैं खुद इसी तरह के चुनाव से NSUI का कॉलेज प्रेसिडेंट बना, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बना, स्टेट प्रेसिडेंट बना, तो मुझे लगता है कि एक नया अवसर है युवाओं को कांग्रेस में जुड़ने का। श्याम बिहारी जी को थोड़ी चिंता करनी चाहिए। मैं कह रहा कि श्याम बिहारी जी को थोड़ी चिंता करनी चाहिए। SIMS की मलेरिया इतना ज्यादा पूरे प्रदेश में मलेरिया के प्रकोप से 11 जाने अभी तक जा चुकी है। कहीं पर किट अवेलेबल नहीं है। जितने इन्होंने लैब्स बनाए थे वो सारे लैब्स में लैब्स हो चुकी है इनकी सारी। तो ये हालात है, मुझे लगता है उनको जनता ने और उनकी पार्टी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया और जनता का स्वास्थ्य खराब है। उनको अपने स्वास्थ्य को छोड़कर जनता के स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी को अवसर दिया है और सारे वरिष्ठ नेताओं का इसमें किसी का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। केवल और केवल कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हम सब लोग भी जिन लोगों से संबंध है उन लोगों की मदद करते हैं। जहाँ तक ये राजनीतिक बातें तो चलती रहती है, इस पे बहुत ज्यादा कोई कहने की बात नहीं है। कांग्रेस एकजुट है और आने वाले समय में 2028 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। छत्तीसगढ़ में खेलों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा बजट और नई योजनाओं का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने आज पत्रकार वार्ता में खेल विभाग की उपलब्धियों, वर्तमान गतिविधियों और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के लिए 57 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की बात कही। मीडिया से चर्चा के दौरान खेल मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य खेल अधोसंरचना को मजबूत करना, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है। नवीन जिले बने थे, गौरेला, पिंडरा, मरवाही, शक्ति, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़, चौकी, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। इन 6 जिलों में जिला खेल अधिकारी के पद की स्वीकृति आज ही जारी हुई है। ये एक उपलब्धि लेकर आपके बीच में आया हूँ। आज की ही तारीख पे ये पदों की स्वीकृति मिली है। आपने जैसे देखा कि राज्य में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम हो रहे हैं। खेल की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है, खेल के अधोसंरचना का लगातार विकास हो रहा है और ये अद्भुत विषय भी है कि इस बीच हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के बच्चों ने, खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम किया है। इस बीच बड़ी बड़ी सफलता छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने हमें दिलाई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में कैसे बड़े बड़े हम काम कर रहे हैं। नया रायपुर और जसपुर में तीरंदाजी अकादमी का काम चल रहा है। स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य में तीरंदाजी गांव-गांव तक प्रचलित है और तीरंदाजी के खेल बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रतिभा है। उन प्रतिभाओं को निखारने, संवारने के लिए नया रायपुर और जसपुर में तीरंदाजी अकादमी खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रमांक 35 शारदापारा से जुड़े बहुचर्चित पार्षद विवाद में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने पूर्व पार्षद मोहम्मद सलमान की याचिका खारिज करते हुए उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही को पूरी तरह सही ठहराया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जिस सामाजिक स्थिति प्रमाण पत्र के आधार पर सलमान ने ओबीसी आरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था, वह संबंधित सक्षम अधिकारी के कार्यालय से जारी ही नहीं हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि प्रमाण पत्र में दर्ज राजस्व प्रकरण क्रमांक किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज था। ऐसे में यह केवल जाति सत्यापन का मामला नहीं बल्कि पात्रता का सवाल था। कोर्ट ने माना कि डिविजनल कमिश्नर को ऐसे मामलों की जांच और कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है, इसलिए उन्हें पद से हटाने का आदेश पूरी तरह वैध है। इसी बीच खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में चंदन यादव निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, लेकिन मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण उन्हें पदभार नहीं मिल सका था। अब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका भी स्वीकार करते हुए उनके निर्वाचन को कानून सम्मत और वैध घोषित कर दिया है। इस फैसले के साथ वार्ड 35 के लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक और कानूनी विवाद पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया है। बिलासपुर हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि पुलिस किसी व्यक्ति को दूसरे राज्य से पकड़कर बिना ट्रांजिट रिमांड के नहीं ला सकती। साइबर ठगी के आरोपी को हाई कोर्ट ने गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ माना है। साइबर ठगी के एक मामले में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने उक्त फैसला दिया। कोर्ट ने इस आधार पर साइबर ठगी के आरोपी जितेश आनंद उर्फ जीतू की याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की 28 जून से 30 जून 2026 तक की हिरासत को गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ पाकर अंबिकापुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के 30 जून और 3 जुलाई 2026 के रिमांड आदेश भी निरस्त कर दिए। आरोपी जितेश को 5 लाख रुपए की निजी मुचलकी और समान राशि की 2 जमानतों पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है। बिलासपुर के अशोकनगर स्थित अटल आवास ब्लॉक 41 के रहवासी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने छत से लगातार हो रहे पानी के रिसाव, जर्जर सड़क, बढ़े हुए बिजली बिल और मूलभूत सुविधाओं की कमी के जल्द समाधान की मांग की है। रहवासियों का कहना है कि बारिश के दौरान छतों से पानी टपकने के कारण घरों में रहना मुश्किल हो गया है। सामान खराब हो रहा है और पूरी रात पानी रोकने में गुजर जाती है। लोगों ने आवासों की तकनीकी जांच कर मरम्मत कराने की मांग की। वहीं स्मार्ट बिजली मीटर लगने के बाद बिजली बिल कई गुना बढ़ने का आरोप भी लगाया। रहवासियों ने सड़क की मरम्मत, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और बढ़े हुए बिजली बिलों की जांच की मांग की। साथ ही स्थानीय पार्षद पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से जल्द कार्यवाही कर राहत दिलाने की मांग की है। 3 साल हो गया है, 3-4 साल। अब इसमें इतनी परेशानी जा रही, इतनी परेशानी है, छत से बिना बरसात का पानी टपकता है। ना वहाँ सोने का है, ना बैठने का है, किसी चीज़ का नहीं है। वहाँ तक सुविधा भी कुछ नहीं है। केवल एक बाथरूम में पानी दे रहे हैं, वो भी आ जाता है, कल के लिए नहीं आएगा। पीने का पानी की समस्या है, सफाई की समस्या है, वैसे लाइट का समस्या है। बिजली बिल तो ऐसा भेज रहे हैं कि जान दो, जबकि घर में सब रोज के कमाने खाने वाले इंसान हैं। ऐसा बिजली बिल भेजोगे, ऐसा घर दोगे तो हम लोग कहाँ से करें? महीने का 2,000 1600 पहले आता था। हम लोग का जब यहाँ थे तो मुश्किल से दो घर में जलता था 300 350। अभी तो एक महीने का 1400-1500 रुपये बिल आ रहा है, जबकि घर में कोई नहीं रहता। एक काम में निकल जाता है, बच्चे रहेंगे तो बच्चे तो दिन भर बाहरी खेलने भागेंगे। तो कौन अधिकारियों से बात की इस बारे में, तो क्या बोलते हैं? होगा कुछ कार्यवाही बोलते हैं। वहाँ जाओ बिजली ऑफिस जाओ तो वो तो ढंग से सीधा मुँह बात ही नहीं करते। कौन सा बिजली ऑफिस? सरकंडा वो अशोक नगर का। क्या बोलते हैं? वो जलाते हो तब तो आता है, न तो जाके चेक करो। बोलते हम लोग को उतना समय थोड़ी ना है कि सबके घर में जाके देखते। परिवार हैं जो ऐसे प्रभावित हो रहे हैं? कितने हम लोग अभी तो हम लोग केवल आए हैं 16 घर से, हम लोग एक ही ब्लॉक से। बाकी हम लोग अगल बगल सभी ब्लॉक में यही परेशानी जा रही है, सभी परेशान। हम लोग चाहते हैं कि सरकार आके एक बार चेक तो करे कि कैसा क्या हाल है हम लोग का क्या हाल है, एक बार देखे तुम। आए हैं सरकंडा अशोकनगर से। मोदी आवास हम लोगों को मिला है, पर बहुत दिक्कत जाती है। मोदी आवास में पूरा घरों में पूरा पानी चू रहा है। हम लोगों का समस्या यही है कि आके हम लोगों को उसको बना के दिया जाए। और बिजली जो आता है 1600-1700 बिल आता है। हम लोगों के घर 2 आदमी रहते हैं, एक पंखा कूलर चलता है, कोई हम लोगों के एसी तो लगा नहीं है जो इतना बिल भेजा जाता है। बिल कम किया जाए, हम गरीबों की सुनाई होना चाहिए। हम लोगों को 3 साल हो गया है, 3 सालों से ही समस्या। हम लोग कितना बार नगर निगम गए पर कोई सुनाई नहीं। आएंगे बोलते हैं, पार्षद को भी बोले हैं, पार्षद खाली देख के चले जाते हैं और कुछ करें।
सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा अंतर्गत रामकोला क्षेत्र के ग्राम धुरिया में 3 महीने पहले रास्ता बंद होने के कारण एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में भारी परेशानी हुई थी। ग्रामीणों के अनुसार रास्ता अवरुद्ध होने के चलते महिला ने खेत में ही बच्चे को जन्म दिया था। घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्यवाही का दावा भी किया गया, लेकिन जब हमारी न्यूज की टीम दोबारा धुरिया गाँव पहुंची तो जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आई। ग्रामीणों का कहना है कि आज भी रास्ता पूरी तरह स्वतंत्र रूप से नहीं खुला है। उनका आरोप है कि आने जाने में अब भी भारी दिक्कत हो रही है। बरसात के दौरान हालात और भी बदतर हो रहे हैं। वाला हूँ मैं रास्ता के लिए मांग करत हूँ। हमरे 4 महीना से परेशान है। तहसील में गए रहन और तहसील में भी आवेदन देहन, कलेक्टर कार्यालय भी आवेदन देहन, लेकिन आज तक रास्ता नहीं खुली से। और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो झटका तार लगी से। तो हमार कहे के मतलब ये है कि नहीं, जैसे रास्ता खुला रहे रोड वो प्रकार से खुला रहे, वो अपन रोड छोड़ के भाई झटका तार लगा लेना। परेशानी हमके बहुत हुए थे, जर दुख तकलीफ में। वो अभी तुरंत तत्काल में कुछ दिन 2-4 दिन पहले डिलीवरी हुई, वो खेत में पैदा हो गई, लड़का पैदा कर धारी। बहुत भारी परेशानी हुए थे। वो एक दूसरे के दरवाजा के खोल के हमन पार होती रास्ता, एकदम दोनों साइड से गेट बंद कर दे, फिर कभी कभी खोल दे। तो मोर कहे के मतलब वो पूरा रास्ता खुलवा दें। हमारे कलेक्टर साहब से हमारा निवेदन है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के विधायक भी है, एक आध बार भी नहीं आते यहाँ देखे बर। अब ओकर जग भी हमरे अपील करते कि नहीं, हमारे शकुंतला विधायक पहुँचे यहाँ आए के खुलवाए। कहे कि एक माँ के दर्द के तो समझे किसी प्रकार से। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं ओमान अच्छे से। प्रसव पीड़ा का जो बात आया था उस समय यहाँ पे जिम्मेदार लोग यहाँ पे आए हुए थे, नायब तहसीलदार भी आए थे, मौके पे अमला आया हुआ था। तो क्या उस समय रास्ता नहीं खुला? नहीं खुला भैया, अभी तक ले नहीं खुला है। बस थोड़ा सा दरवाजा जो गेट बनाया है उसको खोल देता है, कोई अधिकारी आते हैं, इसके बाद फिर उसको बंद कर देते हैं। वो लोग क्या मांग करना चाहते हैं? कितना साल पुराने से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पुराना लगभग कम से कम 35-40 साल हो गया भैया। मैं अपने जाने भर में बता रहा हूँ कि मेरे को 35 साल एकदम यहाँ का कंटिन्यू जान रहा हूँ कि 35 साल यहाँ हम लोग जान रहे हैं कि ये रास्ता सरकारी जमीन में बना है। और 4 व्हीलर गाड़ी हमेशा आना जाना करता था। कभी भी बाल बच्चे का तबीयत खराब होता था तो दरवाजा तक जाते थे 4 चक्का गाड़ी। मैं ग्राम धुरिया का निवासी हूँ। हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ थे, एक महिला के साथ बहुत अन्याय हुआ थे। एक रोड का कार्डर से हमारे रोड जाम हो गई से, लल्लू प्रजापति ने घर बना दी से, झटका तार से घेरावा कर दी से। ओकर चलते हमके बहुत परेशानी होत रहे। हमारे लड़का मन स्कूल जाए भी परेशानी होत है, और दुख तकलीफ में महिला मन बहुत परेशानी होत है। हमारे पड़ोसी में है एक डिलीवरी रही, सो रास्ता नहीं मिली। गाड़ी आई लेकिन गाड़ी घर तक नहीं गई, रास्ता जाम रही से कार्डर से। ओके खेते रहे गाय खेने पार करें, जस्ट मोर घर लहाने पार हुई। ओकर दर्द बहुत ज्यादा जीत गई, बहुत परेशानी से, बहुत तड़प के एक बच्चा लहाने जन्म दहीस। हमारे सहयोग से कलेक्टर साहब से मैं मांग करत हूँ कि रास्ता लहाने खुलवा दे। मैं काकरो से कोई मोके आपत्ति नहीं है, ना कोई दुख नहीं है, ना कोई तकलीफ नहीं है, बस रास्ता लाइसर कर दे। काकरो से कोई टेंशन लेना नहीं चाहता हूँ। है के देखे यहाँ का ऐसा नजारा है, यहाँ ला देख के बताए कि क्या सही चीज है। रास्ता ला खुलवाए का कोशिश करे, देख के आए के देख ले। मानिकपुरी ग्राम धुरिया रहने वाला का निवासी हूँ, और जो भूमि में विवादित है उस भूमि में हम लोग 35 से 40 वर्षों से घर बना के रह रहे हैं। अब मेरा उम्र है 27 वर्ष है, लेकिन फिर भी कागज के अनुसार से मैं बता रहा हूँ कि 35 से 40 वर्षों का हम लोग को पुष्टि है यहाँ का। इसमें से लल्लू प्रजापति ने आके अचानक घर बना दिया। हम लोग आते जाते थाना से तहसील से शिकायत देते देते मकान तैयार हो गया। इसमें से ना कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, ना आज तक कुछ नहीं। आज ऐसा हो रहा है कि मेरा भी घर जाएगा, उसका भी घर जाएगा। तो बताइए, शासन प्रशासन 30-35 साल कहाँ गए थे? ग्रामीणों का कहना है कि एक बार तो खेत में प्रसव जैसी घटना हो चुकी है, लेकिन यदि भविष्य में किसी महिला, बुजुर्ग, बीमार व्यक्ति या छोटे बच्चे के साथ कोई आपात स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ग्रामीण प्रशासन से तत्काल रास्ता पूरी तरह खुलवाने की मांग कर रहे हैं। भूमि विवाद इतना बढ़ गया कि सूरजपुर लगातार घूमते घूमते परेशान हो गए हैं। और आज हम मौजूद है सूरजपुर जिले के ग्राम पंचायत धुरिया में, जो कि प्रतापपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत आता है। यहाँ पर आपने देखा होगा, हमने खबर दिखाया था कि कैसे प्रसव पीड़ा के कारण एक बच्चे को खेत में जन्म देना पड़ा था। उसी कड़ी में आज हमारी टीम के द्वारा यहाँ पर औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ पे हम जानने का प्रयास किए कि वास्तव में यहाँ पे जो रास्ता है वो रास्ता कौन कब्जा करके रखा है, उसी का ग्राउंड जीरो पड़ताल करने आए तो पता चला
कि झटका तार लगा हुआ, हम उसको भी दिखाएंगे कि किस तरह से झटका तार लगा हुआ है। और यहाँ पर जो घर दिख रहे हैं वो घर में दिखाऊंगा कि वो घर पुराना कौन सा है, नया कौन सा है, और जो मौके पर जांच अमला आई थी क्या वास्तव में निष्पक्ष जांच की। आइए हम दिखाते हैं सच्चाई को। ये यही जगह है, ठीक इसके बगल में यहाँ प्रसव पीड़ा में जो घर दिख रहा है, जस्ट इसके पीछे के अगल बगल में पीछे वाले करीबन 30 से 40 लोग यहाँ पर रहते हैं। 5 से 6 घर हैं, उनके पूरे बच्चे बता रहा हूँ, मिला के 30-40 लोग रहते हैं। और वही रास्ता, ये रास्ता को देख सकते हैं यहाँ पे बाधित किया गया है। ये जो घर दिख रहा है ये सामने से तो झोपड़ी नुमा लग रहा है, लेकिन इसके जस्ट पीछे से आप देखेंगे तो पीछे से नया बना हुआ है। के घर के बगल में जो देख रहे हैं जो पुराना घर है, जैसा पीड़ित ने बताया कि 30 से 40 वर्ष पहले से यहाँ पे जीवन यापन कर रहा है। इनको दिक्कत इस घर से नहीं है, इनको दिक्कत है कि घर के बगल में जो अभी भी रास्ता है, अगर उस रास्ता को छोड़ दिया जाए तो शायद इनको दिक्कत नहीं होगा। इनको आवागमन के लेके काफी कठिनाई हो रहा है और यह लगातार नायब तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी हर जगह अपनी गुहार है। पीड़ितों से जानते हैं कि आखिरकार क्या क्या हुआ है। अब इस पूरे मामले पर डांड करवा के नायब तहसीलदार संजय शर्मा का पक्ष भी सुनिए। सर, ग्राम पंचायत धुरिया में रास्ते को लेकर काफी परेशान है ग्रामीण, तो इसको लेकर सर जांच हुआ, क्या जांच में सामने आया? रास्ते को लेकर देखिए जांच कराया गया है, रास्ता कहीं से अवरुद्ध नहीं है। शासकीय भूमि पर 2 लोगों का अतिक्रमण है, जिसमें प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। 4 महीना पहले पर एक रास्ता पे विस्तार को रोका गया था, घर बना, तो उसी समय न्यायालय में आपके यहाँ एक प्रकरण दर्ज हुआ। उसके बाद भी सर निर्माण लगातार बनते रहा और अंततः ये हुआ कि बंद हो गया वो रास्ता। नहीं, हमारे पास जो प्रकरण पेश हुआ तो उसके बाद उसमें तत्काल रोक लगा के कार्रवाई की जा रही है ना, और आने जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता खुली है। अभी जैसा देखिए सर, मौके पे जाके तार घेरा हुआ है, एक बार फिर से दोबारा जांच करेंगे तो उसमें जांच कराया जाएगा, क्योंकि हम जब जांच में 2 बार गए थे तो वहां से तार हटा लिया गया था और आने जाने के लिए जिसके द्वारा अतिक्रमण किया गया है उसके द्वारा स्वयं बोला गया कि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है ना। कब तक ये रास्ता को खाली करा दिया जाएगा सर? अभी प्रकरण विचाराधीन है, जल्द से जल्द रास्ते को खाली करा देंगे। वहाँ पे 2 घर जैसा आपने बताया सर, एक अभी बना है, 40 साल पुराना घर है लगभग। तो दोनों घर 114 नंबर जो शासकीय भूमि है उसमें बने हैं, तो दोनों को नोटिस देके कार्रवाई की जा रही है। इसमें मेन सर जो अभी जो वर्तमान में जो घर बना है तो सर उसको पहले हटाया जाएगा कि जो पुराना जो 40 वर्ष पुराना अभी जो निस्तार की भूमि थी जिसमें नया मकान बना है, तो पहले उस रास्ते को खाली करा दिया जाएगा और जो और कब्जा है 114 में उसके बगल में ही मकान बना है उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, ताकि आने जाने के लिए लोगों को दिक्कत ना हो, और वैसे भी आवागमन चालू है। बिलासपुर के सिम्स मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर 5 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि कई बार मांग उठाने और आश्वासन मिलने के बावजूद अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ, इसलिए वे कार्य बहिष्कार के लिए मजबूर हुए हैं। सिम्स मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि 365 दिनों की इंटर्नशिप के दौरान उन्हें हर महीने केवल 15,900 रुपए स्टाइपेंड मिलता है, जबकि उनकी मांग इसे बढ़ाकर कम से कम 30,000 रुपए करने की है। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य उड़ीसा में इंटर्न डॉक्टरों को 44,319 रुपए तक स्टाइपेंड दिया जा रहा है, जबकि कई अन्य राज्यों में भी करीब 30,000 रुपए मिलते हैं। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे कई बार लगातार 24 से 36 घंटे तक ड्यूटी करते हैं, लेकिन इतनी कम राशि में अपना खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने पहले ब्लैक रिबन बांधकर विरोध किया, शांतिपूर्ण मार्च निकाला और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। इसी के विरोध में पूरे प्रदेश के करीब 12 से 1300 एमबीबीएस इंटर्न अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनका कहना है कि जब तक स्टाइपेंड बढ़ाने का आदेश जारी नहीं होगा वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे।
हमारी वो 365 दिन की इंटर्नशिप होती है, उसमें हमारी अभी स्टाइपेंड 15,900 की है। हमारी यहाँ मांग है कि वो स्टाइपेंड बढ़ा के 30,000 किया जाए, क्योंकि आजू बाजू के जितने राज्य हैं वहाँ सब में 30,000 है, कहीं पे 40,000 है। हम अभी तक हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमने ब्लैक रिबन से स्टार्ट किया था। पिछले 2-3 दिन में हम ब्लैक रिबन बांध के सारे OPD वार्ड्स इमरजेंसीज में कर रहे थे, पर अभी आज तक हमारी इससे पहले तक हमें आश्वासन दिया गया था कि आपकी सरकार आपकी स्टाइपेंड बढ़ जाएगी, बट अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हो रहा है। इसलिए आज से हम प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। इसमें आज से हम लोगों ने सिर्फ OPD सर्विसेज और वार्ड सर्विसेज से विड्रॉ किया है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, आगे हमारी मांगे नहीं सुनी जाए, तो हम इमरजेंसी सर्विसेज से भी विड्रॉ कर लेंगे। हम सभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस बिलासपुर के इंटर्न एकत्रित हुए हड़ताल के लिए। हमारी मांग माननीय श्याम बिहारी जायसवाल जी स्वास्थ्य मंत्री से है, वित्त मंत्री OP चौधरी जी से है और हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से। हमारी मांग सरकार से इतनी है कि अन्य राज्यों में जो कार्य हो रहा है वो समान है, लेकिन जो हमको स्टाइपेंड मिल रहा है उसमें जो अंतर है उसको कम करना चाहिए। हमको चाहिए 15,900 जो मिल रहा है, उससे न्यूनतम हम चाहते हैं कि 30,000 तक हमारी जो स्टाइपेंड है वो बढ़ाई जाए। 2021 प्रवेशित बैच के जो इंटर्न्स हैं, जो अभी प्रशिक्षु डॉक्टर हैं, वे अपनी कुछ मांगों को लेकर हड़ताल पे हैं। उनने हड़ताल की सूचना दी है। उसमें उनकी प्रमुख मांग अन्य राज्यों के जो जितने भी उनने कुछ 5-7 राज्य कोट किए हैं, जिसमें जो शिष्यवृत्ति या स्टाइपेंड मिलती है, जो वर्तमान में 15,900 रुपये प्रति माह है शिष्यवृत्ति, उसे बढ़ाकर अन्य राज्यों के समकक्ष लाए जाने का, जिसकी मांग उनकी मांग अनुसार लगभग 30,000 के आसपास उनको पाना है। उनका कहना है कि वे प्रशिक्षु डॉक्टर के रूप में मरीजों के साथ लगातार संपर्क में रहकर ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और इलाज के कार्य में भी बड़े वरिष्ठ चिकित्सकों का सहयोग करते हैं। तो इस हिसाब से उनने हड़ताल की सूचना दी है। मैंने उच्चतर कार्यालय को उसकी सूचना भेज दी है और उनको यह निर्देशित भी किया है कि ठीक है, हड़ताल तो अपनी जगह है, लेकिन जो संस्थान की और प्रोफेशन की जो गरिमा है उसको हर हाल में बनाई रखी जाए और इमरजेंसी सर्विसेज को, मरीजों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम मरीजों के लिए ही पढ़े हैं, बढ़े हैं, उन्हीं के लिए हम कर रहे हैं। तो उनने हामी भरी है कि इमरजेंसी सर्विसेज, कैजुअल्टी, ट्राइज जो आते हैं कैजुअल्टी, उसको जारी रखेंगे, लेकिन जो OPD और अन्य जो विभागीय शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसमें वो सम्मिलित नहीं होंगे। जो हमारे जूनियर डॉक्टर्स जो इंटर्न हैं, उन लोगों ने आज मेरे को भी एक ज्ञापन दिया हुआ है और उसमें उनका जो भी डिमांड है, मेनली उसमें उनका मेन इशू स्टाइपेंड को लेके है, क्योंकि जो काम करते हैं, जितने घंटे काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली उनको स्टाइपेंड नहीं मिलता या अन्य राज्यों के अनुपात में यहाँ पर नहीं मिलता और उन्होंने अभी अनिश्चितकालीन के लिए किया है। और चूँकि अभी मेरे को सूचना दी है, मैं इसको उच्च अधिकारी तक इसको पहुँचाऊँगा, उसके बाद देखें क्या कार्य करते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।